चुनाचा कश्मीरी हुर्रियत परस्त लीडर गुलाम हुसैन वाई को भी इसलिए यहाँ लाया गया था। कश्मीरी लीडर का यहाँ से जिंदा वापस जाना मुश्किल है। हमारा कमांडो मिशन इसे यहाँ से निकालना और हो सके तो इस भारतीय टॉर्चर सेल को तबाह करना था। पीछे दरख्तों में हमारे 3 कमांडो एक तरफ और 2 कमांडो दूसरी तरफ लाइट मशीन गनों के साथ पोजीशनों में थे। इनके दरमियान कमांडो खालिद और कमांडो हारून स्टेन गनों के साथ अलर्ट थे। मैं ये मालूम करने आगे जा रहा था कि कश्मीरी लीडर को जिस टॉर्चर सेल में रखा गया है वो कहाँ है और वहाँ किस तरफ से कमांडो अटैक किया जा सकता है। मैं इसके लिए भेजा गया था कि मैं सांप के रूप में था। मैं इंसानी शक्ल में होता तो शायद मेरी जगह कमांडो खालिद खुद रैकी पर आता। मुझे देखभाल की ड्यूटी पर भेजते हुए यह खतरा भी मोल लिया गया था कि मैं किसी भी वक्त सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ सकता था। जैसा कि आप पिछली एक साथ में पढ़ चुके हैं, जब से मुझे ज़मीन में दफन किए जाने के बाद एक अजीबोगरीब सांप ने काटा था। मेरी सांप के रूप में रहने की मुद्दत में हैरत अंगेज इजाफा हो गया था। पहले ऐसा होता था कि दूसरे तीसरे रोज़ मुझे झटका सा लगता था और मैं सांप की शक्ल में होता था तो अपनी इंसानी शक्ल में, और अगर इंसान के रूप में होता था तो सांप के रूप में तब्दील हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा अजाब था जिसमें मैं मुब्तला था। मेरी बीवी जमीला भी सख्त परेशान थी, जो भोपाल में कमांडो खालिद की कज़न के घर मेरी वापसी का इंतज़ार कर रही थी और मेरे लिए दुआएं मांग रही थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझ पर यह अजाब एक सपेरे के तिलिस्म की वजह से नाजिल हुआ था। कुछ खबर नहीं थी कि मुझे इस अजाब से कब और कैसे निजात मिलती है। इस मिशन के बाद मेरा प्रोग्राम कोलकाता जाकर इन मुक्ति बाहिनी वालों को ठिकाने लगाना था, जिन्होंने सानिया मशीकी पाकिस्तान के वक्त सैकड़ों गैर बंगाली मुसलमानों को अजियतें दे कर कत्ल किया था और इनकी औरतों को अगवा करके मगरबी बंगाल ले जाकर फरोख्त कर दिया था। इनमें मेरी बीवी जमीला भी शामिल थी। जमीला को तो मैंने बरामद कर लिया था, लेकिन दूसरी बदनसीब गैर बंगाली औरतों को काफरों की कैद से रिहाई दिलाना अभी बाकी था। इनको बरामद करके इन्हें अपने साथ पाकिस्तान ले जाना मेरे मिशन का आखिरी एक्शन था। लेकिन अभी हमारे सामने सिर्फ एक ही मिशन था कि कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई को इंडियन आर्मी के टॉर्चर सेल से रिहाई दिलाकर वापस कश्मीर पहुंचाया जाए। इसी मिशन पर हम लोग अपनी अपनी जान हथेली पर रखकर होशिंगाबाद के जंगल के आर्मी टॉर्चर सेल में आए थे। खारदार तारों वाली 5-6 फीट ऊंची दीवार की दूसरी जानिब आमने सामने वाली दोनों बैरकों के बाहर 2 भारतीय फौजी गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। बैरकों के बाहर बल्ब रोशन थे। एक जानिब कोने में 2 फौजी गाड़ियां खड़ी थी। मुझे ये मालूम करना था कि इन दोनों बैरकों में टॉर्चर सेल कहाँ है। रात गुजरी जा रही थी। हमें दिन निकलने से पहले अपना मिशन मुकम्मल करके कश्मीरी लीडर को साल लेकर यहाँ से भोपाल की तरफ निकल जाना था। जो फौजी संतरी पेट्रोल ड्यूटी पर होते हैं, इन्हें कोई भी कमांडो पार्टी कभी हलाक नहीं करती, क्योंकि उन्हें एक मुकर्ररा वक्त के बाद अपनी पोस्ट पर वापस रिपोर्ट करनी होती है और इनकी जगह दूसरी पेट्रोल पार्टी को ड्यूटी संभालनी होती है। मैंने दोनों गश्ती संतरियों को हलाक कर डाला था। मैंने इंतहाई मजबूरी की हालत में ऐसा किया था। इस इंडियन पेट्रोल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे बाद अपनी पोस्ट पर जाकर रिपोर्ट करनी थी। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था। इस अरसे में हमें टॉर्चर सेल का भी खोज लगाना था और वहाँ से कश्मीरी लीडर को भी निकालना था। इस हकीकत का एहसास मेरे अलावा कमांडो खालिद और हारून को भी था। मैं वक्त ज़ाया करने की पोजीशन में नहीं था। मैंने दिल में खुदा को याद किया और रेंगता हुआ खारदार तारों में से दूसरी तरफ निकल गया और जो फौजी बैरक मेरे सामने थी, इसकी एक भी दीवार की तरफ चलने लगा। मैंने अंधेरे में दीवार को ऊपर तक देखा। सांप के रूप में होने की वजह से मैं अंधेरे में भी देख सकता था। दीवार में किसी जगह कोई खिड़की नहीं थी। दीवार के ऊपर जाकर बैरक की छत के करीब थोड़े थोड़े फासले पर 2 रोशनदान बने हुए थे। इससे जाहिर होता था कि इस बैरक में 2 कमरे हैं। मैं दीवार पर रेंगता हुआ एक रोशनदान के पास आ गया। रोशनदान पर अंधेरा छाया हुआ था। अंदर कोई बल्ब वगैरह रोशन नहीं था। रोशनदान पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी और यह रोशनदान इतना छोटा था कि किसी आदमी के इसमें से गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने गर्दन सलाखों में डालकर अंदर देखा। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने अंधेरे में देखा कि छोटी सी बैरक थी। दीवार के साथ 4-5 चारपाइयाँ बिछी थी, जिन पर फौजी मच्छरदानियाँ लगाए सो रहे थे। वहाँ इनके सिवा और कोई नहीं था। मैं दीवार से रेंगता हुआ दूसरे रोशनदान के पास आ गया। यहाँ भी रोशनदान में मोटी सलाखें लगी थी और अंधेरा था। मैंने गर्दन सलाखों में से निकाल कर देखा। यहाँ भी चारपाइयों पर इंडियन फौजी सो रहे थे। मैं दीवार से नीचे उतर आया। अब मुझे सामने वाली बैरकों की तरफ जाना था। मैं अंधेरे में से रेंगता हुआ दूसरी बैरकों की एक भी दीवार के पास आ गया। इस दीवार के ऊपर भी 2 रोशनदान थे। पहले रोशनदान के पास जाकर दूसरी तरफ झांक कर देखा, यहाँ भी फौजी सो रहे थे। दूसरे रोशनदान की तरफ चला गया। दूसरे रोशनदान की सलाखों में से गर्दन निकाल कर देखा तो मुझे अंधेरे में एक आदमी जमीन पर औंधा पड़ा नजर आया। वो इस हालत में पड़ा था जैसे इसे जदोकोब करने के बाद वहाँ फेंक दिया गया हो। मुझे शक हुआ कि हो सकता है यही हमारा कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई हो। मैं दीवार पर रेंग कर बैरक के अंदर चला गया। बैरक में कोई फौजी नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर रेंगते हुए औंधे पड़े आदमी के पास आ गया।
इसकी छोटी छोटी काली शरई दाढ़ी थी, एक आंख के पास खून जमा हुआ था। मैंने इससे पहले कश्मीरी लीडर को नहीं देखा था। मुझे यकीन सा हो गया कि यही हमारा मुजाहिद कश्मीरी लीडर गुलाम हुसैन वाई है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी तस्दीक करना चाहता था। इसलिए ज़रूरी था कि अगर वो सो रहा है तो इसे जगाऊं और इंसानी आवाज़ में इससे पूछूं कि इसका नाम क्या है। लेकिन यह खदशा भी था कि कश्मीरी लीडर पर एक सांप को इंसानी आवाज़ में बोलते देखकर इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। बहरहाल मुझे हर हालत में यह तस्दीक ज़रूर करनी थी। मैंने आहिस्ता से आवाज़ देकर कहा, वाएं साहब। वो आदमी इसी तरह पड़ा रहा। पहले तो मुझे ख्याल आया कि शायद ये शख्स बेहोश है, लेकिन जब मैंने इसके कान के पास जाकर इसे आवाज़ दी तो इसने नहीफ आवाज़ में कहा, चले जाओ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जितना टॉर्चर करना है कर लो। मैंने आहिस्ता से कहा, आपका नाम गुलाम हुसैन वाई है। तब इस शख्स ने सर उठाया और अंधेरे में दाएं बाएं देखा। तुम कौन हो? इतने में बाहर किसी फौजी ट्रक के खड़े होने और फिर फौजी बूटों के दरवाजे की तरफ बढ़ने की आवाज़ें आने लगी। मैं जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा खुल गया। बैरक के दरवाजे के ऊपर जो बल्ब जल रहा था, इसकी रोशनी अंदर आने लगी। 6-7 फौजी अंदर दाखिल हो गए। मैं तेज़ी से रेंगता हुआ दीवार पर चढ़कर रोशनदान के सलाखों में आकर छुप गया और नीचे देखने लगा। एक फ़ौजी ने बिजली का बटन दबाया, कमरा रोशन हो गया। एक फ़ौजी आगे था, वो कैप्टन या मेजर होगा। इसके हाथ में एक फ़ाइल थी। इसने फ़ाइल खोलकर कुछ पढ़ा और फर्श पर औंधे पड़े कश्मीरी लीडर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या ये होश में है? 2 फौजी जल्दी से आगे बढ़े। उन्होंने कश्मीरी लीडर को बाजुओं से पकड़कर बिठा दिया। कश्मीरी लीडर का सर डोल रहा था। मैंने देखा कि इसके माथे पर भी खून जमा हुआ था। लगता है कि इसे वहशियाना अजियत का निशाना बनाया गया है। फौजी अफसर ने पूछा, तुम्हारा नाम गुलाम हुसैन वाई है? कश्मीरी लीडर ने कोई जवाब न दिया। इसका सर एक तरफ को ढलका हुआ था। यह धेड़ उम्र लीडर था। रोशनी में मैंने देखा कि इसके सर और दाढ़ी के बाल अक्सर सफ़ेद रहे थे, जिस पर सिवाय एक बोसीदा सी कमीज शलवार के और कुछ नहीं था। भारतीय फौजी अफसर ने दूसरी बार करख्त आवाज़ में अपना सवाल दोहराया तो एक फौजी ने कश्मीरी लीडर का सर सख्ती से ऊपर उठाते हुए कहा, मेजर साहब तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। कश्मीरी लीडर ने आहिस्ता से कहा, मैं ही गुलाम हुसैन हूँ। भारतीय फौजी अफसर ने फाइल बंद करते हुए अपने साथी फौजी से कहा, इसको नीचे ले चलो। दोनों फौजी कश्मीरी लीडर को घसीटते हुए बैरक से बाहर ले गए। फौजी अफसर पहले ही बाहर निकल चुका था। बैरक की बत्ती जलती रहने दी गई। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैं तेज़ तेज़ रेंगता हुआ बैरक की छत पर आ गया। छत के दूसरी तरफ जाकर मुंडेर पर से नीचे झांक कर देखा। 2 फौजियों ने कश्मीरी लीडर को बाहर ज़मीन पर रखे एक स्ट्रेचर पर डाला। स्ट्रेचर को उठाया और दूसरी बैरक की तरफ चल पड़े। बाकी फौजी भी अपने ऑफिसर के साथ इसी तरह चल पड़े। मुझे ये मालूम करना था कि ये लोग कश्मीरी लीडर को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं कोने की तरफ छत से नीचे उतराया और ज़रा हट कर अंधेरे में इस तरफ चलने लगा। जिधर फौजी कश्मीरी लीडर को लेकर गए थे वो इसे सामने वाली बैरक में ले गए। मैं इनके पीछे पीछे बैरक में नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ रोशनी थी और मैं नजर आ सकता था। मैंने बड़ी तेज़ी से काम लिया और दीवार पर से होकर बैरक के रोशनदान में आ गया। अंदर सर डालकर देखा, इस दौरान फौजी बैरक में आ चुके थे। स्ट्रेचर ज़मीन पर डालकर 2 फौजियों ने कश्मीरी लीडर को पकड़कर उठाया। इस बैरक के अंदर एक और छोटा दरवाज़ा था। वो इसे चिल्लाते हुए इस दरवाजे में से दूसरी तरफ ले गए। दूसरी तरफ कोई तहखाना होगा क्योंकि वो सीढ़ियाँ उतर कर गए थे। भारतीय मेजर भी दूसरे फौजियों के साथ तहखाने में उतर गया। तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मैं रोशनदान के अंदर चला गया और दीवार पर से नीचे उतरकर तहखाने के दरवाजे के पास आया। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। फौजी गार्ड बैरक के बाहर थी, अंदर कोई गार्ड नहीं थी। मैं दरवाजे के दरमियान से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियों में तहखाने की हल्की हल्की रोशनियाँ रही थी। 5-6 सीढ़ियाँ थी। मैं आखिरी सीढ़ी में एक तरफ छुप कर देखने लगा। तहखाना एक हवालात की तरह था। दीवार पर बल्ब रोशन था। कश्मीरी लीडर को इसी की कमीज उतार कर छत के साथ उल्टा लटकाया जा रहा था। भारतीय मेजर स्टूल पर बैठा था। कश्मीरी लीडर को उल्टा लटका कर एक इंडियन सेंतरी इसकी गर्दन में कपड़ा डालकर मरोड़ने लगा। भारतीय मेजर ने कहा, गुलाम हुसैन, अगर अब भी तुम अपने साथियों के ठिकाने बता दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेजर ने गुस्सैली आवाज़ में कहा, एक बार फिर तुम्हें मौका दिया जाता है, सोच लो। कश्मीरी लीडर ने कहा, सोचना तुम दरिंदों को चाहिए जिन्होंने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। याद रखो तुम्हारा योबे हिसाब आन पहुंचा है। इंडियन मेजर स्टूल से उठा और इसने उल्टे लटके हुए कश्मीरी लीडर पर मजीद तशद्दुद शुरू कर दिया। इंसान आखिरी इंसान होता है। कश्मीरी लीडर अपने ईमान पर कायम था, लेकिन दर्द की शिद्दत से वो आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। इस वक्त मेरा जी चाहा कि आगे बढ़कर इस भारतीय फौजी दरिंदे को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन वहाँ 5 और भी फौजी थे। मेरे जिंदा बचने का इम्कान ना होने के बराबर था। मेरे इस एक्शन से कश्मीरी लीडर का फरार भी खतरे में पड़ सकता था। मुझे ये भी ख्याल था कि आधा घंटा गुजरने ही वाला है
और पेट्रोल पार्टी के संतरी वापस अपनी पोस्ट पर न पहुंचे तो दूसरी पार्टी ज़रूर इनकी तलाश में निकलेगी और फिर मुमकिन है कि इस सारे इलाके को फौजी हिरासत में ले लें। इन्हें यकीन हो जाएगा कि वहाँ कश्मीरी कमांडो पहुँच चुके हैं। इस लिहाज से मुझे यहाँ से जल्दी वापस अपने साथियों के पास जाकर इन्हें सारी सूरत हाल से बाखबर करना था। कश्मीरी लीडर को इस कदर टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हो गया। इंडियन मेजर ने हुक्म दिया, इसे छत से उतार कर कोने में डाल दो, सुबह दोबारा इंट्रोगेशन होगी। कश्मीरी लीडर को छत से उतारा जाने लगा। मैं तेजी से तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़कर बैरक में आया और वहाँ से दीवार पर रेंग कर रोशनदान से होता हुआ बैरक की दूसरी तरफ निकल गया। रात के अंधेरे में रेंगता हुआ खारदार तारों के नीचे से गुजर कर इस जगह पहुंचा जहां कमांडो खालिद और कमांडो हारून झाड़ियों के पीछे पोजीशन लिए बैठे थे। मैंने जाते ही कमांडो खालिद को सारा वाकया बयान कर दिया। वो कहने लगा, हमें अभी यहाँ नहीं बैठना चाहिए। कमांडो हारून बोला, ये मालूम होने के बाद कि पेट्रोल पार्टी के जवान मारे गए हैं, कैंप के सारे फौजी अलर्ट हो जाएंगे। हमारे पास इतना असलहा नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। ओके, कमांडो खालिद ने कहा, वापस चलो। हमारे दोनों पहलुओं पर जो कमांडो लाइट मशीन गन लिए बैठे, इन्हें भी सिग्नल दे दिया गया। हम अंधेरे में तेज तेज चलते वहाँ से निकल गए। कमांडो खालिद और कमांडो हारून इस जंगली इलाके को अच्छी तरह जानते थे। किसी ज़माने में उन्होंने वहाँ एक नदी के पास अपना खुफिया हाइड आउट बनाया हुआ था। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, हारून, हम अपने पुराने हाइड आउट में जाएंगे। ओके कमांडर। दूसरे मुजाहिद साथी भी हमारे साथ आकर मिल गए। कमांडो खालिद ने मुझे कहा, करमदाद, हमें ऑपरेशन कल तक मुलतवी करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि हमें कश्मीरी लीडर का सुराग मिल गया है। हम कल रात अटैक करेंगे। इन लोगों का पुराना हाइड आउट वहाँ से कोई 1 मील दूर एक बरसानी नदी के पास झाड़ियों और दरख्तों में घिरे हुए छोटे से टीले की एक कुदरती गार में था। हम लोग यहाँ आकर बैठ गए। सारे असले और हथियारों की फिर से पड़ताल की गई। कमांडो खालिद ने अपने एक मुजाहिद से कहा, तुम रात को गार्ड ड्यूटी पर रहोगे। वो मुजाहिद इसी वक्त बाहर निकल गया। दूसरे कमांडो साथी गार के दहाने के पास जाकर लेट गए। मैं खालिद के पास ही जमीन पर बैठा था। कमांडो हारून भी वहाँ मौजूद था। कमांडो खालिद ने हारून से कहा, हमें कल का पूरा दिन यहाँ गुजारना है। मेरा ख्याल है हमें सुबह सुबह अपना आदमी भेजकर भोपाल से कुछ और असलहा मंगवा लेना चाहिए। हो सकता है हमें कैंप की पूरी पलटन से मुकाबला करना पड़ जाए। कमांडो हारून बोला, कमांडो अरशद को मुंह अंधेरे रवाना कर देंगे। इसके बाद कमांडो खालिद मुझसे कैंप की बैरकों के मोहल्ले वकू और दूसरी बैरक के इस्तेखाने के बारे में तफसीलात मालूम करने लगा, जहां इंडियन आर्मी ने कश्मीरी लीडर को कैद किया हुआ था। इसके बाद वो वहीं इधर उधर पड़कर सो गए। मैं कोने में बैठा जागता रहा। रात गुजर गई। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जब गार के दहाने से अंदर आने लगी तो कमांडो खालिद ने मुजाहिद अरशद को उठाया और इसे कुछ मजीद असला और कुछ खाने का सामान लाने के लिए भोपाल रवाना कर दिया। मैं कोने में बैठा जागता रहा। रात गुजर गई। सुबह की हल्की हल्की रोशनी जब गार के दहाने से अंदर आने लगी तो कमांडो खालिद ने मुजाहिद अरशद को उठाया और उसे कुछ मजीद असला और कुछ खाने का सामान लाने के लिए भोपाल रवाना कर दिया। हमारी जीप जंगल के शुरू में पुराने तालाब के पास झाड़ियों में मौजूद थी। मुजाहिद अरशद को इसी जीप के जरिए वापस भोपाल जाना था। 2 घंटे बाद मुजाहिद कुछ नान और अचार लेकर आ गया। वो अपने साथ एक थैले में स्टेन गन्नों और लाइट मशीन गन्नों का मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी लाया था। हम सब ने मिलकर नान खाए और रात के कमांडो अटैक का मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया। कमांडो खालिद ने मेरी तरफ देखकर कहा, कमांडो करमदाद, कल रात की तरह आज रात भी तुम देखभाल के लिए पहले जाओगे और हमें वापस आकर सूरत हाल की रिपोर्ट करोगे। तुम्हारी रिपोर्ट की रोशनी में शब खून मारने का तरीका कार तय किया जाएगा। मैंने खालिद से कहा, कमांडो, अभी तक तो आप भी देख रहे हैं कि मैं सांप की शक्ल में ही हूँ और इस शक्ल में होने की वजह से मैं बड़ी आसानी से टारगेट की सुराग रसानी करने निकल जाऊंगा। लेकिन अगर खुदा न करे ऐसा हो गया कि टारगेट पर पहुंचकर अचानक मुझे झटका लगा और मैंने सांप से इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली तो सूरत हाल संगीन भी हो सकती है और मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। कमांडो खालिद ने पूछा, करमदाद, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं मखसूस जानवर की आवाज़ निकाल कर आपको सिग्नल दे दूंगा। ये सिग्नल सुनने के बाद आप अपनी पोजीशनें छोड़कर फ़ौरन अपने इसी हाइड आउट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैं अगर पकड़ा भी गया तो हर मुमकिन तरीके से फ़रार होने की कोशिश करूंगा और इसी हाइड आउट में आ जाऊंगा। कमांडो हारून ने कहा, हम कब तक तुम्हारा इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम कैंप से फ़रार होने में कामयाब ना हो सको। मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि इंसानी शक्ल में पकड़े जाने के 1 घंटे 2 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटों के बाद मुझ पर दोबारा दौरा पड़ जाए और मैं इंसान से वापस सांप के रूप में आ जाऊँ। इस हालत में मैं बड़ी तेज़ी से और बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाऊंगा और हम तीसरे अटैक का प्रोग्राम तैयार कर सकेंगे, क्योंकि कश्मीरी लीडर को हमें हर हालत में यहाँ से निकाल कर साथ ले जाना है, खा हमें पूरे इंडियन कैंप से ही क्यों ना मुकाबला करना पड़े। कमांडो खालिद कहने लगा, तुम ठीक कहते हो करमदाद, हम ऐसा ही करेंगे। अगर हमें तुम्हारा इमरजेंसी सिग्नल मिल गया तो हम इस वक्त अपनी पोजीशन छोड़कर यहाँ हाइड आउट में आकर छुप जाएंगे। कमांडो हारून बोला,
लेकिन हम ज़्यादा देर तक तुम्हारा इंतज़ार करने की पोजीशन में नहीं होंगे। हम पूरी तरह तैयार होकर असले समेत यहाँ आए हुए हैं। हम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन देखेंगे। अगर इस दौरान तुम ना आए तो हम अपने तौर पर कमांडो एक्शन करके कश्मीरी लीडर को यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश करेंगे। इस कैंप में 50 से ज़्यादा इंडियन फौजी नहीं होंगे। अगर हमें इनका मुकाबला करना पड़ा तो हम सब तरबियत याफ्ता कमांडोज हैं, हमारे पास असला भी काफ़ी है और इंडियन फौज को यहाँ किसी तरफ से कमक भी इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकती। हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। कमांडो हारून ने गलत बात नहीं की थी। इन लोगों के पास काफ़ी असला हो गया था और अंधेरे में छुपकर वो कैंप के 50-60 फौजियों को ख़त्म कर सकते थे। इसके अलावा ये सारे कमांडोज थे और उन्होंने इंडियन आर्मी के एक मुसलमान साबिक कमांडो से बाकायदा तरबियत हासिल की हुई थी। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं वहाँ फंस गया और आप लोगों को मेरा सिग्नल मिल गया तो आप सिर्फ 1 दिन मेरा इंतज़ार करें। इसके बाद अपने तौर पर प्लान बनाकर कमांडो अटैक कर दें। बैरकों की इस सिचुएशन मैंने आप लोगों को समझा दी है। कैंप में सिर्फ 2 बैरकें ही हैं। अगर हंगामी हालात में कैंप कमांडर ने पीछे कमक के लिए वायरलेस भी दिया तो कमक इतनी जल्दी इस जंगल में नहीं पहुँचेगी। इतनी देर में हम लोग अपना मिशन मुकम्मल करके यहाँ से फरार हो सकेंगे। सारा दिन इसी मनसूबाबंदी में गुजर गया। रात हो गई तो हमने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। जब रात काफ़ी गुजर गई तो हम लोग हाइड आउट से निकलकर अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। हम इसी तरह बिखर कर चल रहे थे। रास्ता हमें मालूम था। मैं अंधेरे में ओपी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए इनकी रहनुमाई कर रहा था, क्योंकि मैं सांप के रूप में था और अंधेरे में भी देख सकता था। सांप अंधेरे में बखूबी देख सकता है। 1-1.5 घंटे के बाद हम इंडियन फौजी कैंप के करीब पहुँच गए। कमांडो खालिद ने अपने साथियों को कैंप के दाखिला गेट के जानिब दोनों तरफ लाइट मशीन गन्ने देकर पोजीशन संभालने का ऑर्डर दे दिया। वो लोग अंधेरे में गायब हो गए। कमांडो हारून और खालिद दरख्तों के नीचे झाड़ियों में कल वाली पोजीशन लेकर बैठ गए। मैं कमांडो खालिद की जैकेट के कॉलर के साथ चिमटा हुआ था। इसने मुझसे कहा, करमदाद, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। हम इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मालूम करके आओ कि कश्मीरी लीडर कैंप के तहखाने में ही है या इसे वहाँ किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। ओके कमांडर। मैं छलांग लगाकर इसकी जैकेट के कॉलर से उतरा और अंधेरे में कैंप की खारदार तारों वाली दीवार की तरफ चल पड़ा। मैं कल वाले रास्ते पर ही चल रहा था। खारदार बाड़ के पास आकर मैं रुक गया। मैंने वो जगह देखी जहाँ कल मैंने 2 फौजियों को हलाक किया था। वहाँ लाशें नहीं थी। कैंप में मुझे कोई गैर मामूली फौजी सरगर्मी भी नज़र नहीं आ रही थी। इससे जाहिर था कि दोनों फौजियों के बारे में इन लोगों ने यही समझा है कि इन्हें किसी सांप ने डस दिया है। ये बात इन भारतीय फौजियों की गली सड़ी लाशों से भी जाहिर हो गई होगी। मैं मुतमईन होकर खारदार बाड़ के नीचे से गुजर गया। मैंने बैरकों के करीब पहुंचकर देखा कि दोनों बैरकों के बाहर एक गार्ड मौजूद था। हालात बड़े नॉर्मल थे। अगर कोई इमरजेंसी वाली बात होती तो यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े सख्त कर दिए गए होते। अब मैं पहली बैरक को छोड़कर दूसरी बैरक की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि तहखाना दूसरी बैरक के कमरे में ही था। मुझे इसी बैरक के तहखाने में जाना था और मालूम करना था कि क्या कश्मीरी लीडर अभी तक इसी तहखाने में ही है। मैं बड़ी आसानी से दूसरी बैरक की दीवार पर चढ़कर रोशनदान में से अंदर चला गया। ये बैरक खाली थी। तहखाने का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे के ऊपर नीचे हर जगह देखा, मगर मुझे कहीं कोई ऐसा सुराख या दुर्ज न मिली जिसमें से निकलकर मैं तहखाने में दाखिल हो सकता था। दरवाजे को बाहर से ताला नहीं लगा था, सिर्फ कुंडी लगी थी, मगर मैं इस कुंडी को भी नहीं खोल सकता था। अगर मैं अपनी इंसानी शक्ल में होता तो मेरे लिए कुंडी खोलनी बहुत आसान थी। मैंने कुंडी से लिपट कर 1-2 बार जोर लगाकर इसे खोलने की कोशिश भी की, लेकिन कुंडी इतनी सख्त लगी हुई थी कि मैं इसे ज़रा सा भी ना हिला सका। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।